हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में हमने देखा था एनएलएम स्टार्ट करने जा रहे थे। उससे पहले इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमने डिटेल में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द वेज कंस्ट्रेंट। आइए देखिएगा। नेक्स्ट इज योर वेज कंस्ट्रेंट। आइए समझते हैं व्हाट इज योर वेज कंस्ट्रेंट। आपके पास लेट अस सपोज ये एक इंक्लाइंड वेज है, दिस इज द सरफेस कंस्ट्रेंट। जैसे ही मैंने ये बनाया दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो सकती है? ओनली पॉसिबल इन एक्स डायरेक्शन, या इधर या इधर। दिस इज द वेज। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे कुछ ऐसे है इस सरफेस पे। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी नीचे को है v1 एंड इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v2। यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं गाइड वेज जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं। These are the guide ways, these are the guide ways। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब यहाँ पे इतनी बात आप भी जानते हैं, ये सरफेस आगे जा रहा है, ये सरफेस नीचे जा रहा है, तो एक्चुअल में इन दोनों के कॉमन पॉइंट यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है। लेट अस सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट की ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे है, इसकी वेलोसिटी इसे। एक्चुअल में इन दोनों कॉमन पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। आइए समझते हैं। आपकी जो वेलोसिटी होने जा रही है इन दोनों के कॉमन पॉइंट की, वो क्या होने जा रही है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होने जा रही है। आइए समझते हैं। एक पॉइंट ये बनाया है मैंने, एक पॉइंट ये। आइए इसका फिगर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस कुछ आपकी ऐसे है, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज द डॉट 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 डॉट। आइए देखिएगा, आपको पता है लेट अस सपोज इस वेज का एंगल है थीटा, यानी आपको दिया हुआ है ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है नीचे को वेलोसिटी क्या है? नीचे को इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? यहाँ को आपको पता है वेलोसिटी है v1, ये v1 वाली वेलोसिटी। और आपको पता है क्या? दिस इज v2, दिस इज, आइए ये पॉइंट मैंने ऊपर बनाया है तो मैं इसको ऊपर से लेके जा रहा हूँ। दिस इज योर v1। v2 कहाँ है? नीचे वाला पॉइंट। नीचे वाला पॉइंट मीन्स ये वाला पॉइंट है। दिस इज योर v2। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये एंगल भी थीटा होगा? कैसे? आइए समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एंटायर मैकेनिक्स में अप्लाई होने जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपका यहाँ पे समझिए, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना होगा? थीटा। इसका नॉर्मल मतलब डॉट 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 डॉट, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का नॉर्मल डॉट 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 डॉट, इसका नॉर्मल यानी नॉर्मल डालना मीन्स 90 डिग्री। तो ये इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा। आप लोग जानते हैं हाँ थीटा होना चाहिए। ये 90 था और ये 90 दिख भी रहा है। तो कहने का मतलब है दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इनका नॉर्मल ये, इसका नॉर्मल कुछ ये, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? आइए सेम कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। आइए देखिए, दिस इज, अगर अब देखिए इस दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इस लाइन का नॉर्मल डॉट, इस लाइन का नॉर्मल क्या है? डॉट 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 डॉट। एंड ये जो लाइन दूसरी जा रही है, ये जो लाइन दूसरी जा रही है, इसका नॉर्मल ये है। तो
तो एक नॉर्मल ये है, दूसरा नॉर्मल ये है, तो इनके बीच में भी एंगल थीटा, बात समझ में आ रही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कैसे, आप लोग जानते हैं ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, खेलते रहिए, कंफ्यूज होते रहिए। अभी तो सिंपल प्रॉब्लम है, आप कर लेंगे। जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी तो ये मेथड आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, उस समय आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आइए कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए, तो है क्या यहाँ पे, इसके डायरेक्शन में ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने बनाया है, इसके अलावा वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स v1 cos थीटा इक्वल्स टू v2 का साइन थीटा। v1 हेयर v1 cos थीटा इक्वल्स टू v2 साइन थीटा। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा। दैट इज component of velocity along perpendicular direction should be equal। अब इक्वल क्यों होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यहां पे देखिए, अदरवाइज वन कंपोनेंट वन ऑब्जेक्ट विल इंसर्ट टू अदर वन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज इसके कंपोनेंट की वेलोसिटी इधर को और इसके कंपोनेंट की वेलोसिटी इधर को मैंने इक्वल कर दी। क्यों करी, आइए लेट अस समझते हैं। अगर आपने लेट अस सपोज मान लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है और ये 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये 4 मीटर इस डायरेक्शन में और ये 5 मीटर, यानी दोनों का डिफरेंस 1 मीटर से ये वाला इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। तो कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, या अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है दोनों के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कोई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को डिग कर देगा, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था आप लोगों को। जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आइए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्या इस पे एग्जांपल करें। ध्यान से देखिएगा, इस पे एग्जांपल करवाने की ज़रूरत है क्या, कुछ है क्या इसमें। अब ध्यान से देखिए, यही एक न्यूमेरिकल बन जाएगा। बोल देगा ये वेज 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। पूछ लेगा इस v2 कितना होगा। ध्यान से समझिएगा। आइए, आपसे बोल देगा v1 लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, आपसे बोल देगा थीटा है, लेट अस सपोज 37 मान लीजिए, 37 डिग्री है। आपसे पूछेगा v2 निकाल दीजिए। दिस इज द एग्जाम्पल। क्या आप लोग कर पाएंगे। आपको पता है v1 5 मीटर पर सेकंड दिया है, थीटा आपको पता है, v2 निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, तो v2 क्या हो गया आपका, v2 इक्वल्स टू v1 cos थीटा बाई साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। इक्वल्स टू कुछ ना कुछ आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आपने इस सिचुएशन बेस्ड आपने आंसर निकाला। अब हो सकता है कोई दूसरी सिचुएशन दे दे, वेज ऐसे इंक्लाइन ना हो कि ऐसे इंक्लाइन दे दे, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा हो। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल कर देने हैं, दैट्स ऑल। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शॉर्ट में इसे आप क्या बोलते हो, NLM। क्या बोलते हो, NLM। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम केवल और केवल फोर्स की
स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं फोर्स। न्यूटन फोर्स की यूनिट क्या क्या होती है, आप लोगों को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, न्यूटन वॉज ए साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। क्या हुआ, एप्पल गिरा, पूरी कहानी आइए थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या है, एसआई यूनिट न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। दिस इज द एसआई यूनिट। एक और यूनिट है दैट इज द डाइन। क्या है, दिस इज द CGS यूनिट। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको इनमें रिलेशन पता होना चाहिए। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। बात समझ में आ रही है। आइए ध्यान से देखिएगा। न्यूटन, देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड एंड दूसरा क्या मैटर करता है, एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट यहाँ पे एक तीसरा टर्म ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो तीसरा इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए वेक्टर के अंदर नहीं आता ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसलिए मैं अलग से लिखने जा रहा हूँ। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, 3 इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फोर्स। क्या क्या है 3 इंपॉर्टेंट, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 3 क्या, नंबर 3 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या, ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आइए समझते हैं तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तीसरा समझते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज मेरे हाथ में, आइए मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये डस्टर मेरे हाथ में है, क्या आप लोग इसे देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको सेंटर पे फोर्स लगाऊं F, तो ये क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, बिल्कुल आगे मूव हो चुका है। अब अगर मैं इसको इस एंड पॉइंट पे फोर्स लगाऊं, तो अब क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो कहने का मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल कोई लेना चाह रहे हैं, लेट अस सपोज, आइए लेट अस सपोज आपके पास कोई बॉटल है, आपके पास कोई बॉटल है। ये बॉटल, इस पे अगर आप फोर्स लगाते हैं कुछ इस डायरेक्शन, इस पोजीशन पे F, तो ये क्या होगी आपकी बोतल। आइए समझते हैं ध्यान से। अगर आपके बॉटम पे लगभग लगाते हैं, आप बॉटम पे फोर्स लगाते हैं, तो आपकी ये बोतल क्या होगी, ड्रैग होगी, आगे जाएगी। अगर आप यही फोर्स एट द टॉप लगा दें, टॉप पोजीशन पे लगा दें F, क्या होगा, ये बोतल क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। टॉप पोजीशन पे लगाएंगे तो क्या बोतल टिल्ट हो जाएगी, बॉटम पे लगाएंगे तो क्या, ये ड्रैग करने लग जाएगी। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम चेंज कर रहे हैं, तो आपका क्या पूरा ही क्या हो जा रहा है, सिस्टम ही चेंज हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो मैटर करता है। आइए बात करते हैं डायरेक्शन की, क्या डायरेक्शन मैटर करता है, आइए समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन से, तो ये क्या हुआ, ड्रैग हुआ, मूव हुआ। यानी अभी मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में था तो मूव हुआ, इसका नाम दे देते हैं F1। अब अगर मैं F2 फोर्स, अगर लेट अस सपोज मैंने F2 लगाया होता, क्या ये F2 से ड्रैग हो रहा होता, मूव हो रहा होता है, बिल्कुल नहीं। F2 से मूव नहीं हो रहा है, F1 से मूव हो रहा है, यानी डायरेक्शन भी मैटर करती है। बात समझ में आ रही है। आइए समझते हैं। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस पे F1 फोर्स लगा रहे हैं तो ये ड्रैग हो रहा है, अगर आप इस पे F2 लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है डायरेक्शन वेदर एक्स डायरेक्शन वेदर वाई डायरेक्शन, ये भी
मैटर करती है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आइए, अगर इतना हो गया है तो हम अपनी स्टडी आगे कैरी करें। आई एम रबिंग दिस वन। आइए समझते हैं क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी हम न्यूटन के लॉज पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट तो इसमें ऐसे हैं जो बोलते हैं यार क्या न्यूटन ने अगर ये डिस्कवरी नहीं करी होती तो हमें ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ता। देखिए न्यूटन, एप्पल गिरा, क्या किया उनने, अगर उसको एप्पल गिरा उनने ऑब्जर्व किया और एनालिसिस की, लॉ निकाल दिया। अगर वो उसी एप्पल को उसी समय खा जाते तो क्या होता, ना ये आपको स्टडी करनी पड़ती ना हमको ये पढ़वाना पड़ता। जस्ट जोक्स अपार्ट। आइए समझिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। न्यूटन्स यानी हम फोर्स की स्टडी करने जा रहे हैं। फोर्स की स्टडी करने जा रहे हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की स्टडी हम करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज यूर क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज यूर इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक काम करते हैं, सेकेंड वन इज यूर कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से हमने बोले? फर्स्ट वन इज यूर ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज यूर कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड वन इज योर कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स, एंड द फोर्थ वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। The fourth one is your nuclear force, न्यूक्लियर फोर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके थोड़ा सा स्टडी कर ली जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि रिस्पेक्टिव चैप्टर में आप इनकी स्टडी करेंगे। डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि न्यूटन्स लॉ में सब कॉन्टैक्ट फोर्स की ही आपको स्टडी करनी है। कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट वन इज यूर क्या, कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। सेकेंड वन इज यूर क्या, कौन सा, टेंशन फोर्स। सेकेंड वन, फर्स्ट वन इज योर नॉर्मल, सेकेंड वन इज योर टेंशन, एंड द थर्ड वन कौन आने जा रहा है, द थर्ड वन इज योर फ्रिक्शन फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट, अभी आप देखेंगे थोड़ा देर में। टेंशन कॉन्टैक्ट होता है तभी आपकी थ्रेड में टेंशन आती है। फ्रिक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, दो सरफेस जब रिलेटिव मोशन है उनके बीच में तब क्या आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है। बात समझ में आ रही है? आइए ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा फोर्स है, ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ साहब ने एप्पल गिरा था ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑल सो एंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लास 12 में एंट्री लेते ही आपको पूरा लगभग 4 से 4.5 महीने तक आप इसी चैप्टर को स्टडी करते हैं। क्या आता है इससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है, मैग्नेटिज्म आता है, AC सब इसी के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्टिव चैप्टर जब आएगा तब हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर आता है, सब कुछ इसके अंदर आता है। लास्ट इज न्यूक्लियर फोर्स, नाम से समझ में आ रहा होगा। बाकी डिटेल रिस्पेक्टिव चैप्टर में जब हम स्टडी करेंगे तभी इसकी बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे लॉ शब्द आ रहा है, इस लॉ का मतलब क्या है? लॉ मतलब होता है, क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। क्या होता है? जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वहां से आप उसे क्या बोलते हैं? लॉ बोलते ही हैं। तो लॉ का मतलब मैं लिख दे रहा हूं। वैसे तो आपसे ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा बहुत आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। लॉ मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। आइए अब समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट प्रोवाइडेड नेट फोर्स 0, एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो ये इट विल रिमेन इन सेम मोशन। मतलब कहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, ये लगभग उसी की ही अदर फॉर्म है, नथिंग एल्स। आइए समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लिखवा मैं बाद में दूंगा, समझिए। लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसमें नेट फोर्सेस, नेट आपके 0 हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपका किस में है? रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट आपका किस में है? रेस्ट में है। तो क्या है? इट रिमेन्स इन रेस्ट पोजीशन, इट रिमेन्स इन रेस्ट। आइए दूसरा केस पढ़ते हैं, एफ नेट। दूसरा केस क्या है? अगर यही ऑब्जेक्ट कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये मोशन में है, अभी भी नेट फोर्सेस क्या है आपके? 0 होने चाहिए। नेट फोर्स 0, ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट आपका किस में है? मोशन में है। क्या है? इट रिमेन्स इन सेम मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन। बात समझ में आ रही है? ये मोशन में ही रहेगा। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ। ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस आप क्या बहुत सारे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। लाइक आइए सुनिए एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखवा देंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दीजिए या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी? आप लोग जब भी किसी मूविंग बस से या ट्रेन से अगर कोई पर्सन कूदता है, लेट अस सपोज मूविंग बस से, तो क्या है, अगर आप चाहते हैं उसे कम से कम चोट लगे तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? बस के ही डायरेक्शन में, और कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से वो दौड़े इस बस की स्पीड के इक्वलेंट हो, तब जाके उसे चोट नहीं आएगी। अदरवाइज आपने देखा होगा मूविंग ट्रेन से जो पर्सन कूदते हैं, तेज आपकी ट्रेन चल रही है, अचानक कूद जाते हैं, तो होता क्या है, जब ट्रेन मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर लेट अस सपोज, तो जैसे ही वो कूदते हैं ग्राउंड में तो 100 से, यानी उनकी भी वेलोसिटी ट्रेन में है तो 100 किलोमीटर पर आवर होती है, जैसे ही वो कूदते हैं 100 से 0, सडन चेंज नॉट पॉसिबल। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डेफिनेटली वो मोशन में ही रहेगा। तो अचानक 0 कर देता है तो 0 पॉसिबल नहीं, अचानक मोशन में ही रहेगा। तो मोशन में जैसे ही रहता है तो उसको चोट लग जाती है इतनी देर में। बात समझ में आ रही है? आइए अदर एप्लीकेशन, आप लोगों के घर में चटाई, आप लोगों ने चटाई देखी होगी अपने घर में। चटाई में आप लोग क्या करते हैं? डंडा मारते हैं। क्या होता है? धूल, डस्ट आपकी बाहर आ जाती है। किसकी एप्लीकेशन है? बेस्ड ऑन सेम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तीसरी एप्लीकेशन, बस में आप लोग बैठे हैं, अचानक क्या होता है, बस ड्राइवर अचानक ब्रेक मार देता है। क्या होता है? जर्क, आप लोगों को झटका लगता है, आप आगे को गिरने के लिए करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसकी एप्लीकेशन? अगेन क्यों, आप समझ चुके हैं अभी तक। ऐसे ही और क्या एग्जांपल हो सकता है? आपका बस ड्राइवर, अभी बस रुकी हुई है, स्टार्ट करता है सडनली, आपको झटका लगता है, आपकी गर्दन पीछे को झटका लगता है, आपकी नेक पीछे को जाती है। अगेन किसकी एप्लीकेशन? सेम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल दीजिए, या बोल दीजिए क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ द नथिंग बट इट इज़ द अदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखवा देंगे, जल्दी से पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए लिखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिखिए। इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी is at rest or in motion without any external force, then it will continue in rest or in motion same as before. सेम एज बिफोर। जल्दी से बोर्ड में जितना लिखा है नोट डाउन कर लीजिए। एक लाइन लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। दिस लॉ कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ This law can be seen in the form of law of inertia. अगर इतना हो गया है तो जल्दी से बोर्ड वाला पोर्शन नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखने जा रहे हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। जो अभी मैंने बोली थी लिखवा देता हूँ, आप लोग भूल जाएंगे। अभी तो आपको सबको याद रहेगा, बट आफ्टर 1 महीने 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, या भी आप अगर 12th क्लास या 11th क्लास में हो, जब तक IIT की प्रिपरेशन करेंगे तब तक सब माइंड से छूमंतर हो चुका होगा। आइए एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। फिजिकल एप्लीकेशंस। फिजिकल्स एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। फर्स्ट वन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या? मूविंग बस ब्रेक अप्लाई किया, आपको क्या लगा? जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आइए सेकंड एप्लीकेशन, आपकी चटाई, मैट्रेसेस, डस्ट कम्स आउट बिकॉज ऑफ सेम लॉ, जब आप उसे किसी डंडे से या किसी और ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं। और क्या एप्लीकेशन आप लोगों को बताई थी, बताइए जल्दी से। आप लोग जब ट्रेन से जंप करते हैं, जंपिंग फ्रॉम मूविंग बस, जंपिंग आउट फ्रॉम मूविंग बस, तो क्या करना पड़ेगा? मूविंग बस से आपको कम चोट लगे तो उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा थोड़ा देर। जंपिंग आउट फ्रॉम मूविंग बस ... बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्या? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। आइए न्यूटन्स सेकेंड लॉ। आइए समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है। आपका जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। आइए दैट इज एफ इक्वल्स टू क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोग जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मोमेंटम की डेफिनेशन मास इनटू वेलोसिटी बाय dt,
यहाँ पे रीज़न लिख रहा हूँ, ऐसा हमने कैसे दिखा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। अगर मास आपका कांस्टेंट है, अगर मास आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो मास हम बाहर ला सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्या निकल के आया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर से बोल रहा हूँ, ये कंडीशनल एक्सपेरिमेंट है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में वैलिड है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, जब आपका मास क्या है, कांस्टेंट। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इफ एप्लीकेबल ओनली इफ क्या, एम क्या है आपका, कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, मास आपका कांस्टेंट है तभी। देखिए हमेशा आपका मास कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरिएबल मास। कहाँ पढ़ते हो, बहुत सारे फील्ड हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ वेरिएबल मास का, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट करते हैं वो लोग समझ सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है, एरोप्लेन आपके उड़ते हैं कहाँ, आपके हवा में। आपका जैसे जैसे एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ती रहती है, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, वहाँ वेरिएबल मास, मास चेंज होता रहता है। धरती पे मास कुछ और, वहाँ मास कुछ और। बात समझ में आती है, क्यों, पॉइंट इफेक्ट एयर का। बात समझ में आ रही है। तो वेरिएबल मास, वहाँ आप मास को कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं। तो ज़्यादातर आप F इक्वल टू एम ए जब भी लगाते हैं, यानी आप मान के चलते हैं कि आपका मास कांस्टेंट रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात अगर आपको बताएं तो जो ये आपका मास है, ये आपका वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। दैट मीन्स अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं तो आपका वेट अगर शुरू में 60 kg था तो अब 60 kg नहीं होगा, सॉरी, तो आपका मास 60 kg से कम या ज़्यादा होगा। देखिए ये वेलोसिटी के साथ आपका मास वेरी करता है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्या, आप कह रहे होंगे अगर मास आपका वेरी करता है तो हम हर जगह मास कांस्टेंट लेके, पूरी मैकेनिक्स अगर आप जब सॉल्व करेंगे, पूरी मैकेनिक्स में आप जानते हैं क्या, मास हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा। द रीज़न इज, आपको कहाँ समझ में आएगा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। आइए वैसे थोड़ा बहुत रीज़न बता देता हूँ हल्का सा। देखिए एक्चुअली जो आपका मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वो वेलोसिटी कौन कौन सी, एक आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ क्या, साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके कंपैरिजन में जितने भी मैकेनिक्स की आप प्रॉब्लम देखते हैं, डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम, वो सारी की सारी विथ रिस्पेक्ट टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो काफ़ी क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इस वजह से आप इसको कांस्टेंट मानते हैं। अदरवाइज लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे क्या, वेरिएबल मास कहाँ कहाँ, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, और भी आपके केसेस हैं जहाँ पे मास वेरी करता है विद वेलोसिटी। लाइक छोटे से पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। लाइक क्या, साइक्लोट्रॉन। क्या होता है, छोटे से मास को एक्सेलरेट करना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, काफ़ी कम। कितना होता है, 10⁻⁻31, 9 पॉइंट कुछ याद आ रहा है इस टाइप का, 10⁻⁻31। जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन वहाँ से निकालते हैं। अगर आपने 1 न्यूटन भी उस इलेक्ट्रॉन पे लगाया, सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन आपका काफ़ी ज़्यादा आने वाला। कैसे, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F है 1 न्यूटन, मास आया नीचे, मास कितना है 9.1 × 10⁻⁻31 नीचे है, तो ऊपर गया तो 10⁻31। बात समझ में आ रही, कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन। जब इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, मतलब इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा मीन्स वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा मीन्स मास आपका क्या कर रहा है। बात समझ में आ रही है। छोड़िए ये सारी बातें, हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब 12th की क्लास की जब हम स्टडी करेंगे तब आप लोग को ये समझ में आएगा। आइए अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। आपका ये v वेलोसिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस पे, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, जिसे आप बोलते हो क्या, स्पीड। वेलोसिटी के पास दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन।
अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरी चीज यहाँ पे मास, ये मास आपका वेरिएबल हो सकता है, अभी हमने समझा था। तीसरा वेरिएबल मास में वेरी, बात समझ में आ रही है। तो ये हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ, इसकी एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे। उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, क्या पहले इतना नोट कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सारे फोर्सेस पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉस पढ़ रहे हैं, उसके बाद फोर्स पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे के सारे उसके बाद अप्लाई होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। उसके साथ एक साथ हम देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट। अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, इतना नोट हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक कंक्लूजन ध्यान से देखिएगा, जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। फोर्स के कारण आता है क्या, एक्सेलरेशन। फोर्स के कारण क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कारण क्या आता है आपकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण क्या आता है आपका, क्या आता है, स्पीड। स्पीड के कारण क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या आता है, डिस्टेंस, एंड सो ऑन। देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, देखिए एक्सेलरेशन अपने आप पैदा नहीं हो सकती है, अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। डेफिनेटली आपने फोर्स लगाया होगा, डेफिनेटली आपने फोर्स लगाया होगा, तब जाके एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे जनरेट हुई है, इंड्यूस हुई है। एक्सेलरेशन आई है, दैट मीन्स वेलोसिटी उसने उसके पास आई है। वेलोसिटी आई, दैट मीन्स स्पीड। स्पीड मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस, एंड सो ऑन। बात समझ में आती है? चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्या, नॉर्मल फोर्स। आइए समझिएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जब आप वेइंग मशीन में खड़े होते हैं, जब आप वेइंग मशीन में खड़े होते हैं, लेट अस सपोज आपका वेट है 70 kg, आप वेइंग मशीन में जब खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन आपका वेट नहीं, असल में वो किसका वेट नापती है, क्या नापती है, वो नॉर्मल फोर्स नापती है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो आपका वेट होता है, जो आपका वेट होता है उसके बराबर ही नॉर्मल फोर्स होता है। इस प्रकार वेइंग मशीन घूम फिर के आपका क्या नाप दे रही है, वेट नाप रही है। बट इन रियलिटी अगर आपसे कोई पूछे वेइंग मशीन आपका क्या नापती है, नॉर्मल फोर्स। आइए समझते हैं क्या है ये नॉर्मल फोर्स। देखिए जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड और मेरा ये हाथ जैसे ही कांटेक्ट में आए, बोर्ड ने मुझ पे नॉर्मल फोर्स लगाया, मैंने डेफिनेटली बोर्ड पे नॉर्मल फोर्स लगाया। प्रेस कर रहा हूँ मैं इसको, जितने अमाउंट से मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ उतने ही अमाउंट से ये मुझे प्रेस कर रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पे है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरा फोर्स ज़्यादा होता और इसका रिएक्शन वाला जो आप बोल रहे हैं नॉर्मल, वो कम होता तो क्या होता, मेरा ज़्यादा होता तो ये आपको बोर्ड या वॉल पीछे जाते हुए दिखाई देती, जबकि ये पीछे नहीं जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो आइए समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे नीचे को फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स क्या है, 1 पे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स 1 पे। किसके कारण, 2 के कारण। सिमिलरली आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है 2 पे, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। अब बात आती है ये नॉर्मल फोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जब आप देखेंगे उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन हम अप्लाई कैसे करें। द फर्स्ट वन, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन आपको कैसे अप्लाई करनी है, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, इन सच अ वे सच दैट क्या, इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ये ऐसे लगाना कि इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। आपने ऐसे लगाया, ध्यान से देखिए, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट एक्ट्स नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट सरफेस
नॉर्मल टू contact surface in such a way such that it tries to क्या compress the body, compress the body। बात समझ में आ रही है? इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल से। लेट अस सपोज, आइए इधर ही बना रहे हैं इसके बगल में। आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, यही ऑब्जेक्ट मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए, ओके इधर बना लेता हूँ मैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने सीखा क्या नॉर्मल लगता है। पहली बात ए, इसका नाम सरफेस का नाम दे देते हैं सी। पहली बात क्या, ए और सी कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। ए सी पे लगाएगा कैसे, नॉर्मल। और इस प्रकार की ए सी को कंप्रेस करना चाहेगा। कंप्रेस का मतलब समझ में आता है, तो क्या करना चाह रहा है, कंप्रेस। तो एन क्या सी पे लग रहा है ड्यू टू ए, सिमिलरली एन ए पे लग रहा है ड्यू टू सी। अभी सी लगा रहा है ए पे, सी लगा रहा है ए पे इन सच ए वे, सी लगा रहा है सच दैट ए को ये कंप्रेस करना चाह रहा है, कंप्रेस करना चाह रहा है। तो इस प्रकार आपको दिखाना है एन ए सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एन सी बी, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कॉन्टैक्ट सरफेस। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों भी तो आपस में कांटेक्ट में हैं, यानी ए बी पे कांटेक्ट में, बी ए के कांटेक्ट में है। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन आने जा रहा है। ए बी पे लगाएगा तो कैसे दिखाओगे, नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सिमिलरली नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर आप लोगों को ये दिखाना आ चुका है, अगर ये आपको दिखाना आ चुका है नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, तो आइए आप लोग बताएंगे। ये आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट सरफेस, सॉरी इन दोनों का क्या नॉर्मल फोर्स दिखाइए। नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 2 इसको कंप्रेस करना चाह रहा है। तो अगर आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर ये समझ में आया, तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये था नॉर्मल फोर्स। किसकी कैटेगरी है, कॉन्टैक्ट फोर्स की। दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तब जाके ये एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो विदाउट कॉन्टैक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स कॉन्टैक्ट उन पर लगा नहीं, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट के अपना फोर्स ट्रांसफर कर रहा है। लेट अस सपोज, बात समझ में आ रही है? एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, आपका बिना देखने वाला फोर्स है, आपका क्या धरती, आपका मून, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दिख नहीं रहा है लेकिन लग रहा है। आप एक ऑब्जेक्ट, धरती दूसरा ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही है? आपको धरती नीचे को खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कैसे पता, छत से थोड़ा सा बाहर को जाइए, डेफिनेटली आप नीचे गिर जाएंगे। कैसे, धरती ने आपको क्या कर दिया, पुल कर दिया। सिमिलरली आपका मैग्नेट, दो मैग्नेट ले आइए, बिना कांटेक्ट करके, एक मैग्नेट 1 मैग्नेट 2, क्या करेगा, जैसे जैसे आप इसे आगे लाएंगे ये मूव करते जाएगा, रिपल करता जाएगा, प्रोवाइडेड दो सेम पोल। अगर अपोजिट पोल तो ये बिना कांटेक्ट के ही एक दूसरे को आपस में खींच लेंगे। बात समझ में आ रही है? डिपेंडिंग ऑन किस पोल, अगर साउथ साउथ लाए हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, किस चैप्टर में, मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली तो बिना कांटेक्ट करके भी क्या, इसने अपने फोर्स को ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, आपका चार्ज, कोई चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
क्लास 12 चैप्टर में आप देखेंगे क्या एक चार्ज दूसरा चार्ज क्या लगाता है एक दूसरे पे, फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बिना कांटेक्ट किए हुए। बात समझ में आ रही है? कब समझोगे? क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आ रही है तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही है, बोल रहे हैं सर इस लॉकडाउन में दे आर अनेबल टू अटेंड एनी टाइप ऑफ कोचिंग, कहीं से भी वो क्या कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकते हैं। तो बोल रहे हैं उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, 12th के काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो कुछ कंटेंट रिलेटेड टू 12th पहले डाल दीजिए, 11th को बाद में कैरी फॉरवर्ड करना। तो उनकी डिमांड पे मैं इसको पॉज नहीं करूँगा, क्लास 11 भी पैरेलली चलेगी, साथ ही साथ 12th भी स्पीड अप होने जा रही है, जिसमें हम पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं, आप उन तक ये मैसेज शेयर कर सकते हैं। देखिए, कोचिंग आपसे पैसा लेती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है। ये कंटेंट ऐसा है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अगर आपने ये सब पढ़ा उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने लगे, आपको मज़ा कुछ और ही आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी लगाइए। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? उसके बाद मज़ा कुछ और होगा। कुछ स्टूडेंट पूछते थे सब पढ़ें कैसे, बहुत सारी बुक्स हैं, एच.सी. वर्मा, प्रदीप, आपका कंटेंट, यूट्यूब कंटेंट, एनसीईआरटी की बुक, क्या क्या पढ़ें। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिक सबसे पहले आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों की काफ़ी चीज़ ऊपर से जारी होगी। इसीलिए चाहिए होता है मेंटर, इसीलिए चाहिए होता है क्लास टीचर, इसीलिए चाहिए होता है स्कूल। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी आप डायरेक्टली लगाएंगे तो पढ़ तो लेंगे, चैप्टर ख़त्म कर देंगे, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो जिस लेवल की, जिस डेप्थ की नॉलेज आपको मिलनी चाहिए थी, आपको वो नहीं मिल पाएगी। उस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो उस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत ही आने वाली है, क्योंकि आफ्टर 12th एग्ज़ाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकालना है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा, मिनिमम कंटेंट में काफ़ी कंसाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ, उससे रिलेटेड एग्जांपल कराता हूँ, काफ़ी कंसाइज, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। फर्स्ट आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद एनसीईआरटी का वही चैप्टर उठाइए। फॉर एग्जांपल चल रहा है आपका कौन सा चैप्टर, आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, जल्दी से बताइए क्या चल रहा है। न्यूटन्स लॉज पढ़ रहे हैं, एनएलएम पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर, पहले इस चैप्टर को पूरी सीरीज़ देख लीजिए, 10 लेक्चर 11 जितने भी आते हैं इस सीरीज़ में, वो सारे लेक्चर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उठाइए। सिमिलरली क्लास 12th वाले क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर सकते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी उठाइए। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? क्लियर है? तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।